यह कहानी एक ऐसे घर से शुरू होती है जहां उसूलों को पूजा की तरह माना जाता था, जहां किताब जमीन पर गिर जाए तो उसे माथे से लगाया जाता था। लेकिन उसी घर में एक दिन वही किताब बेरहमी से फेंक दी जाती है और उसी पल से इस कहानी की आत्मा कांप उठती है, क्योंकि यह सिर्फ एक किताब नहीं थी। यह सूरज के सपनों का वजूद था, आईएएस बनने की उसकी जिद, उसकी आखिरी उम्मीद, जिसे उसके ही पिता अरविंद सिंह ने ठुकरा दिया। वही अरविंद सिंह जो पूरी जिंदगी दहेज के खिलाफ खड़े रहे, जो समाज के सामने सीना तानकर कहते थे कि उनकी बेटियां किसी सौदे का हिस्सा नहीं हैं। लेकिन आज वही अरविंद सिंह कुछ ऐसा कर रहे हैं जिसे देखकर घर का हर रिश्ता असमंजस में है। सूरज समझ नहीं पा रहा कि आखिर वह कौन सी वजह है जो उसके पिता को इस कदर बदल रही है। रिया का रिश्ता तय करने की हड़बड़ी, एक के बाद एक रिश्तों का आना, रिया का चुप होते जाना, उसकी आंखों से आत्मविश्वास का धीरे धीरे गायब हो जाना, सब कुछ किसी अनकहे डर की तरफ इशारा कर रहा है। वहीं दूसरी तरफ घर के भीतर एक और जंग चल रही है, जहां अरविंद सिंह अपने बेटे आरव का प्रोजेक्ट छीन लेते हैं और उसे उसकी पत्नी की जिम्मेदारी का ताना देकर नीचा दिखाते हैं। जैसे हर काम, हर फैसला अब किसी अदृश्य बोझ के नीचे दबा हुआ हो। अनुराग को असली मर्द कहा जाता है और आरव को उसकी बीवी की गुलामी करने वाला। इन शब्दों में सिर्फ गुस्सा नहीं, बल्कि एक टूटा हुआ डर छिपा है। और तभी रिया के लिए लड़के वाले आते हैं। सूरज खुद को कुछ भी नहीं बताता, जैसे उसे पहले ही पता हो कि इस घर में उसकी कोई कीमत नहीं बची। रिया सवालों के जवाब देते हुए भी खुद से नजरें चुराती है। वह कहती है कि उसने अपने फैसलों में हमेशा गलती की है। अब वह बड़ों की मर्जी से जीना चाहती है। और यही बात सबसे ज्यादा डरावनी लगती है, क्योंकि यह हार की स्वीकारोक्ति है। रिश्ता लगभग तय हो जाता है, लेकिन तभी दहेज का जिक्र आता है और पूरे कमरे की हवा बदल जाती है। बाइक, गहने, पैसे, सब कुछ बड़े आराम से मांगा जाता है, जैसे यह कोई सामान्य बातचीत हो। और घर के लोग जानते हैं कि यह रिश्ता अब टूट जाएगा, क्योंकि अरविंद सिंह कभी दहेज के आगे नहीं झुके। लेकिन उसी पल वह कुछ ऐसा कहते हैं जो सबको सुन्न कर देता है। वह दहेज के लिए हाँ कर देते हैं। मिठाई मंगवाई जाती है, रिश्ता पक्का घोषित कर दिया जाता है और घर के हर कोने में सन्नाटा फैल जाता है। सबसे ज्यादा टूटन आरव की आंखों में है, क्योंकि जिस पिता को उसने आदर्श माना, वह अचानक अपने ही उसूलों से मुंह मोड़ लेते हैं। और यहीं से कहानी और गहरी हो जाती है, क्योंकि अगले ही पल पता चलता है कि आरव का कार्ड फ्रीज कर दिया गया है, पैसे रोके जा रहे हैं, फैसले उसकी पीठ पीछे लिए जा रहे हैं। और जब वह सवाल करती है तो अरविंद सिंह कहते हैं कि यह दहेज नहीं, तोहफा है, समाज के नियम हैं, बेटी की शादी करनी है। और यहीं से असली सच धीरे धीरे सामने आता है। रिया की उम्र, टूटते रिश्ते, लोगों की बातें, समाज का डर, पड़ोसियों की फुसफुसाहट, यही वो जहर है जिसने अरविंद सिंह के उसूलों को कमजोर कर दिया है। वह पिता जो अपने बेटे के भरोसे को जोखिम मानने लगा है, जो सूरज को आज भी भटका हुआ गुंडा समझता है, जो मानता है कि सपने 4 दिन की नौटंकी हैं। और यही डर उसे दहेज जैसे अपराध को भी सही ठहराने पर मजबूर कर देता है। सूरज खुद आगे आकर बाइक की जिम्मेदारी लेने की बात करता है, अपनी बचत, अपनी एफडी, सब कुछ दांव पर लगाने को तैयार हो जाता है। लेकिन अरविंद सिंह उसे फिर भी रोक देते हैं, क्योंकि असल में वह किसी एक बाइक से नहीं डरते, वह अपने बेटे की असफलता से डरते हैं। इस कहानी में हर किरदार अपने अपने डर से लड़ रहा है। रिया समाज से डर रही है, सूरज खुद से लड़ रहा है, आरव अपने पिता को खोने के डर में है, और अरविंद सिंह अपने उसूलों और मजबूरी के बीच पिस रहे हैं। और जब ताई माँ यह सच उजागर करती है कि बेटियों की उम्र बढ़ने के साथ दहेज की कीमत भी बढ़ती है, तब समझ आता है कि यह कहानी सिर्फ एक परिवार की नहीं, बल्कि पूरे समाज की है। और तभी आखिरी पलों में एक नया सवाल जन्म लेता है, क्या अरविंद सिंह वाकई अपने बेटे को आईएएस बनने से रोकना चाहते हैं?
या इसके पीछे कोई और गहरा राज छिपा है? क्या रिया की शादी की यह जल्दबाजी किसी आने वाले तूफान का संकेत है? और क्या यह घर अपने उसूलों को दोबारा थाम पाएगा या हमेशा के लिए समझौते की आग में जल जाएगा? यही सवाल दर्शक के मन में छोड़कर यह कहानी वहीं रुक जाती है जहां से असली ड्रामा शुरू होने वाला है।